क्या है म्यूकोरमाइकोसिस और क्या है ब्लैक फंगस और क्यों ये कोविड के मरीजों को परेशान कर रही है, क्यों लोग इससे डरे हुए हैं, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका इलाज है। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर मान, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, तो कोविड के मरीज बहुत इससे परेशान हैं, डरे हुए हैं। दरअसल में ये हमारे शरीर में जाने के सिर्फ 3 ही रास्ते लेता है। पहला हमारी सांस के जरिए हमारे लंग्स तक जा सकता है, हमारे नोज में जा सकता है, और दूसरा खाने के जरिए हमारे पेट में जा सकता है। तीसरा, अगर हमें चोट लगती है तो हमारे घाव के अंदर ये एंटर हो सकता है और वहां से ये अपनी बाकी की ग्रोथ को स्टार्ट करता है। पहले ये वहां पर ग्रोथ करना शुरू करता है, वहां की ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करता है, वहां का खून वहां पर थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और धीरे धीरे वहां का जो अफेक्टेड एरिया है वो मरने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। तो किन लोगों के अंदर इसके होने की ज्यादा संभावना है, कौन लोग इससे ज्यादा अफेक्ट होंगे, उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। तो वो रिस्क फैक्टर क्या है? तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। अब आप सोचेंगे कोविड के अंदर तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी होती है, लेकिन कोविड के अंदर जब हम स्टेरॉइड देते हैं यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामीथासोन, जो आपने नाम सुने होंगे, इस तरह की दवाई दी जाती है इम्यूनिटी डाउन करने के लिए, ताकि साइटोकाइन स्ट्रॉम को रोक कर जिंदगी बचाई जा सके। तो इस तरह के स्टेरॉइड का यूज ज्यादा होना, ज्यादा मात्रा में यूज होना, या फिर एंटीबायोटिक को बहुत ज्यादा डोज में लंबे समय तक यूज करना, इससे भी फंगस हो सकता है हमारे शरीर में। तो इससे भी हमें बचना है और हमारे शरीर में हमें न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ तरह के कैंसर होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रोफिल काउंट कम होता है, और भी कई तरह के कैंसर हैं जिनके अंदर फंगस का खतरा ज़्यादा होता है। ये फंगस हमारे सारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसके स्पोर्स मौजूद हैं, डिकेइंग प्रोडक्ट जो होते हैं वेजिटेबल्स के उनमें होता है, लीव्स में होता है, ग्रीन वेजिटेबल लीव्स में होता है। और जब ये हमारे शरीर में इसके स्पोर्स आ जाते हैं, ग्रोथ करना शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं कि टिश्यू की डेथ होगी। तो इसको हम ये जानेंगे कि हम जांच कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे। तो देखिए, अगर ये हमारे साइनस में गया नाक से, तो वहां ग्रोथ करेगा तो नाक ब्लॉक होगी, नाक से खून आ सकता है। थोड़ा सा और ग्रोथ करेगा तो हमारे इस पार्ट को मैक्सिला बोलते हैं, यहाँ पर पेन होगा। फिर धीरे धीरे आंखों की तरफ ग्रोथ करेगा तो आंखों में दर्द होगा, हेडेक होगा, हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, हो सकता है कि हमारी आंखें आगे की तरफ बल्ज भी हो जाए। फिर धीरे धीरे और ग्रोथ करेगा, अगर लंग्स में ग्रोथ किया है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जिस एरिया को उसने अफेक्ट किया है वहां की नर्व की वजह से हमें नमनेस महसूस होगी, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होगी। तो अब हम जानेंगे कि अब तो हमने जान लिया इसके लक्षण क्या है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जांच कैसे होगी। तो जांच के लिए हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन की मदद से देख सकते हैं, वहां मांस के टुकड़े को निकाल कर उसकी जांच करा सकते हैं फंगस के लिए, ये हम कर सकते हैं। और हमारे पास जिस तरह से कोविड को जांच करने के लिए आरटी-पीसीआर होता है, ठीक उसी तरह फंगस के डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव पीसीआर टेस्ट भी मौजूद है। तो इन सब से हम उसको जान सकते हैं। अर्ली स्टेज पर हम ट्रीटमेंट के तौर पर एंटी फंगल देते हैं, एम्फोटेरेसिन बी जैसी दवाइयां, जिनके बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हाँ, फंगस को ट्रीट करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो पार्ट इन्वॉल्व हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, उसको काट कर निकालना ही पड़ता है ताकि वो ग्रोथ ना करे, और फिर एंटी फंगल भी उसकी दवाई देनी पड़ती है पेशेंट को बचाने के लिए। तो अब इसके अंदर ये हो गया कि एक तो एंटी फंगल भी देनी है जिसके साइड इफेक्ट भी हैं, और हमारे को सर्जरी भी करनी पड़ेगी। और ये ब्रिस्क ट्रीटमेंट देने के बाद भी इसका रिजल्ट 50% पेशेंट को बचाने में हो पा रहा है, यानी कि 50% मॉर्टेलिटी है इसकी, यानी कि 50% लोग ही बच पाते हैं इस तरह के इन्फेक्शन से। तो हमें इस इन्फेक्शन से बचना है। तो अब इस इन्फेक्शन से बचे कैसे, उसके बचाव क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप मास्क को यूज कीजिए। अगर आप मास्क यूज करेंगे तो आपके अंदर स्पोर्स ही एंटर नहीं करेंगे, तो ग्रोथ कहां से होगी। दूसरा, आपको अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। मैं अपने सभी पेशेंटों को बोलता हूं कि आप अपना न्यूट्रिशन बेटर रखिए, आप बैलेंस डाइट लीजिए, सभी कुछ खाइए। ऐसा नहीं कि आप एक तरह की डाइट खाए जा रहे हैं, दूसरी खा नहीं रहे हैं, सब कुछ खाना है आपको। न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। इन्फेक्शन होने पे या कोई भी बीमारी होने पर कोई भी एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। दूसरा, आपको किसी भी तरह की स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है, क्योंकि लोग स्टेरॉइड को यूज करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। उसे स्टार्ट करने का एक तरीका होता है और स्टॉप करने का भी एक तरीका होता है, जो कि हर कोई नहीं जानता।
तो आप इस तरह की प्रैक्टिस से बचिए, पॉजिटिव रहिए। ये सब चीज़ें आप करके अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि डायबिटिक के पेशेंट के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी है। आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन होती है डायबिटीज़ की, उस तक जाने के लिए आपको बचना है। कहीं ऐसा ना हो आप कंट्रोल में ना रहे, आप वहाँ जाएं और फिर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे भी आपको बचना है। तो इन सब से आप बचकर ये सावधानियां अपना कर अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं आपको कुछ रिकमेंड करूं या कुछ आप मेरी एडवाइस चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई टाइमली दिया जाएगा। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।